नमस्कार, मेरा नाम है काजल और पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई आम पॉडकास्ट नहीं है। ये आस्था, परंपरा और ज्ञान का समागम है। और अगर आप भी ये बात मानते हैं कि सितारे अपनी चाल बदलकर आपकी किस्मत बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज मेरे साथ एक बहुत ही जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं जो आपके हर मुश्किल सवाल का जवाब जानते हैं। डॉक्टर रमेश चिंतक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। रमेश जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, आजकल जो रील्स की दुनिया है उसमें एक नया ट्रेंड है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी। हर कोई ज्ञान दे रहा है कि अगर आपका भाग्यांक ये है तो आप ऐसे कपड़े पहने, ये करें, ये ना करें। आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो गया है इस तरह के ट्रेंड का। जो आदमी का स्व है, उसका जो उसकी अपनी समझ है, उस पर वो हावी होने लगा है। मैं देखता हूँ लगातार लोग स्क्रॉल करते जाते हैं, उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं बची। वो कभी इसको मानते हैं, कभी उसको मानते हैं। ये बिना जाने समझे कि वो जिस व्यक्ति से ज्ञान ले रहे हैं उसके बारे में ना तो वो जानते हैं, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी है, किस शास्त्र का उसने कितना अध्ययन किया है। तो एक बहुत बड़ा बाजार हो गया जिसमें ऊल जलूल चीज़ों को ज्योतिष के नाम पे परोसा जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। वो फास्ट फूड की तरह कोई भी गंभीर शास्त्र इसकी न तो सिफारिश करता है, ना उसकी मुझे लगता है कि उसकी आलोचना होनी चाहिए, और मेरी दृष्टि में वो ठीक नहीं है। मतलब हाथ पे 8 नंबर लिख लेने से आप लखपति नहीं बन जाएंगे। वो सही भी है, जो लोग 8 लिख रहे हैं उनको खुद ही भरोसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन लखपति बनने का तो जो तरीका है वो अलग है, और उसमें भाग्य का भी बहुत कुछ रोल होता है। केवल 8 बना लेने से, इस तरह के तमाम लोग हैं, केवल 8 की बात नहीं, मैं अक्सर देखता हूँ कि उस जाल में लोग फंसे हैं। और वो जैसे ये जो शॉर्ट टर्म की जो चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही है कि जैसे कांटे में आटा लगाकर फेंक देते हैं लोग, और तमाम मछलियाँ फंसती रहती हैं। मुझे लगता है ये ट्रेंड गलत है। जो समझदार लोग हैं, और इस तरह से समाज में एक ऐसा भ्रम जाल खड़ा हो गया है जो आगे चल के मुझे लगता है कि नुकसान करेगा अगर लोग इन्हीं शॉर्ट टर्म चीज़ों में फंसे रहे तो। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम हम यही तो करते हैं कि हम उसकी कुंडली बनवाते हैं। आपके हिसाब से क्या वाकई कुंडली देखकर भविष्य बताया जा सकता है? देखिए, आपने बात न्यूमरोलॉजी से शुरू करी थी। वो इस पूरे भविष्य के विज्ञान का 0.01% है। देखो, इसे समझने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। हम सब सह अस्तित्व में जी रहे हैं। ये पूरा ब्रह्मांड एक ही चैतन्य शरीर है। इसका हर घटक दूसरे घटक को प्रभावित करता है। जैसे जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो समुद्र में ज्वार आता है। ये तो वैज्ञानिक सत्य है। दरअसल बात ये हो गई है कि आजकल तर्क सम्मत, ज्ञान सम्मत, शास्त्र सम्मत, नीति सम्मत से ज़्यादा आदमी विज्ञान सम्मत पर विश्वास करने लगा है। जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है वैसे वैसे ये तय होने लगा है कि जो पुराने शास्त्रों की बातें थीं, जैसे ज्योतिष, वो बिल्कुल सही है। और धीरे धीरे चूँकि वो विज्ञान सम्मत होती जा रही है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानने वाले लोगों में उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। हालांकि सनातन धर्म में बहुत लोग हैं जो शास्त्र सम्मत बात मानते हैं, लेकिन अब जो नई पीढ़ी है वो विज्ञान सम्मत पर जोर देने लगी है। तो उस तरीके से अगर देखें तो हॉरोस्कोप बिल्कुल विज्ञान सम्मत है। किस तरह से कि एक विशेष स्थान, पृथ्वी पर एक विशेष स्थान से ईस्टर्न हॉराइजन पर 360 डिग्री के साइकिल में जो पॉइंट अंतरिक्ष का सामने आता है, भचक्र का सामने आता है, वो उसकी लग्न हो जाती है। आप जानते हो सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसमें पृथ्वी भी एक ग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है। वो थोड़ा 3D एक्शन है, इसलिए समझने में थोड़ी समस्या होती है। लेकिन ये निश्चित है कि जो वेदों का, जब हम ये कहते हैं कि वेद ज्ञान के स्रोत हैं, अब वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष।
तो ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। जो हम भौतिक संसार इन चर्म चक्षुओं से देखते हैं, लौकिक जगत जैसे देखते हैं, तो ज्योतिष वेदों के अनुसार हमें वो चक्षु या वो आँख देती है जिससे हमें पारलौकिक जगत दिखाई पड़ता है। तो इसलिए कुंडली बनाना सही है कि नहीं सही है, ये मुझे लगता है कि ये प्रश्न ही गलत है। कुंडली सही ही होती है और वो बिल्कुल साइंटिफिक होती है। थोड़ी सी भूमिका जैसे मैंने आपको समझा दी। तो जैसे हम अपने जीवन के छोटे बड़े हर डिसीजन लेने से पहले कोशिश करते हैं कि हम कुंडली दिखवा लें, तो शादी भी एक ऐसा ही बड़ा डिसीजन होता है। शादी के वक्त हम कुंडलियाँ मिलाते हैं, लेकिन फिर आगे जाके तलाक क्यों हो जाते हैं? देखिए, एक छोटा साइकिल है, एक बड़ा साइकिल है। तलाक किसका किसके साथ रिलेशन कितने दिन चलेगा, इसको हम बोलते हैं ऋणानुबंधन। ऋणानुबंधन, ऋण का अनुबंध होता है हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के साथ। अगर बड़े साइकिल में देखें और छोटा छोटा करते जाएं तो यहाँ तक भी होता है कि इस समय मुझे आपके साथ वार्ता करनी थी, ये भी एक छोटा सा साइकिल है, ऋणानुबंधन है। ठीक है, तो इसको ज्योतिष की निंदा की दृष्टि से मत देखो, इसको ऋणानुबंधन की दृष्टि से देखो। हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के साथ एक अनुबंध होता है, जो कि अपर साइकिल, वो जो नीति निर्णायक स्थिति है, जिसे हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं या परमात्मा कहते हैं या प्रारब्ध कहते हैं, उसके अनुसार निर्धारित होता है। अब कुंडली जब मिलाई जाती है तो उसके अलग नियम हैं कि कितने गुण मिलने चाहिए, कुंडली में दाम्पत्य सुख कितना है, और अगर दोनों में दाम्पत्य सुख अच्छा है तो निश्चित रूप से तलाक नहीं होगा। अगर दोनों में दाम्पत्य सुख गड़बड़ है तो निश्चित तलाक होगा, चाहे कुंडली मिलती हो। कुंडली मिलना और तलाक होने का कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध ऋणानुबंधन से। यही तो कन्फ्यूजन है कि जो लोग बातों को ठीक ठीक समझते नहीं या समझना नहीं चाहते, वो बिना मतलब ही निंदा की तरफ दौड़ जाते हैं। अगर ठहराव के साथ बात को समझा जाए तो मुझे लगता है कि ये भी प्रीडिटरमिन्ड होता है कि किसका किससे आपको पता है, आत्महत्या के भी योग होते हैं कुंडली में, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती। और वो पाराशर जी ने लिखे हैं, मैंने तो लिखे नहीं है। ठीक है, तो जब ऋषियों ने ऐसी बातें लिखी हैं, इसका मतलब यह है कि जो कुछ है वो सब प्रीडिटरमिन्ड है। यहीं से एक सवाल मेरे जहन में आता है कि जैसा आपने कहा कि जो भी हो रहा है ये कहीं ना कहीं किसी ने तो लिख दिया है, तो ऐसे में सवाल ये भी तो उठता है कि जब जो होना है वो लिखा ही है, तो फिर हम उसके लिए कर्म भी क्यों करें? वो तो हो गई ना। ये नहीं हो सकता। आप जो कर्म कर रहे हैं वो भी लिखा है। आप न कर्म करने की बात, कुछ तो कर्म, आप सांस ले रही हो, भोजन पक रहा है, ये कर्म ही है। आपकी दृष्टि जा रही, ये भी कर्म है। ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। असंभव है कि आप कर्म न करें, क्योंकि कुछ तो नैष्ठिक कर्म होते हैं, वो तो होते ही रहते हैं। आपने हार्ट को बंद कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं हो सकता। खैर, आपने जो बात की थी उसको मैं थोड़ा सा और अगर समझाने की चेष्टा करूं। देखो, एक समय के एक सागर में सब लोग कागज़ की नाव पे बैठे हैं, ऐसे समझो। एक छोटा साइकिल यही है, बड़ा साइकिल ये है कि जब हॉरोस्कोप किसी का देखा जाता है, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो बहुत बड़े साइकिल में देखा जाता है। इसका हम लोग ये मानते हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, कि जन्म से प्रारंभ है, मृत्यु से अंत है, बीच में थोड़े से दिन है, लाइफ की ये डेफिनेशन है। लेकिन लाइफ की ये डेफिनेशन नहीं है। लाइफ अनंत है। हम लोग ज्योतिष में 8th हाउस को मृत्यु का भाव कहते हैं, वो मृत्यु का भाव नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। तभी तो गीता में वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जो बच्चों को ही रटाया जाता है, लेकिन वो उस समय रटते हैं, बाद में भूल जाते हैं। अगर इसी बात पर खड़े हो जाए कि सिर्फ वस्त्र बदला जाता है, मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो फिर ज्योतिष जैसी गहरी विद्या समझ में आने लगेगी। बात यह है कि हम बहुत तल पे खड़े होकर 10वीं मंजिल की बात करते हैं। जब हम ऊपर खड़े होकर देखते हैं तो हमें साफ दिखाई पड़ता है कि वो गाड़ी उधर से आ रही है, वो आगे जाके तो जाम लगा है। अभी उसको ड्राइवर को पता नहीं कि आगे जाम मिलेगा, लेकिन 10वीं मंजिल में जो खड़ा होता है उसको पता होता है। तो इसी तरह वही दृष्टि देती है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी और वैदिक विद्या है ये,
इसलिए ये विज्ञान ही नहीं है, विज्ञानों का भी विज्ञान है। तो रमेश जी, क्या कुंडली देखकर ये बताया जा सकता है कि हमारा पिछला जन्म क्या था और हमारा आने वाला जन्म क्या होगा? अरे भाई निश्चित, मैंने उसी तरफ इशारा किया, शायद इसीलिए आपके चित्त में इस प्रश्न का भी जन्म हुआ। निश्चित बताया जा सकता है, पंचम भाव पिछला जन्म है और नवम भाव अगला जन्म है। तो ये बताया जा सकता है कि ये आत्मा अधोगामी हो रही है या ऊर्ध्वगामी हो रही है, ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। जब ये बताया जा सकता है तो इसका मतलब ये है कि हम पिछले जन्म में क्या दोष के कारण हमें दिक्कत हो रही है। अगर गुरु के दोष के कारण दिक्कत हो रही है तो हमने इसका मतलब कि हमने अपने गुरु के साथ कोई अपराध किया है। सूर्य के कारण, अगर अष्टम में सूर्य है तो ऐसा मानते हैं कि पिछले जन्म में चारित्रिक दोष था इस व्यक्ति के अंदर। चंद्रमा के कारण दिक्कत हो रही है तो माँ से संबंध अच्छे नहीं, माता का अपमान किया है। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन्हें देखकर ये बताया जा सकता है कि आपने पिछले जन्म में ये ऐसा कुछ नकारात्मक कार्य किया था जिसके कारण इस जन्म आपको ये समस्याएं हो रही हैं, और उनका अगर आप चाहें तो रेक्टिफिकेशन अपने क्रियमाण कर्म से कर सकते हैं। और जैसे अभी आपने बताया कि आगे आने वाला जन्म भी लिखा है कुंडली में, तो हमें पता है कि मतलब ज्योतिषी, आपके जैसे ज्योतिषी ये पहचान सकते हैं कि आगे आने वाला जन्म क्या है। तो एक सवाल जो मेरे मन में आता है, ये आपको लगेगा कि ये मेरी छोटी सी सोच से उपजा ये सवाल, कि अगर ये पहले ही पता है कि हम अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं, तो ये जो हम बचपन से सुनते आते हैं कि तुम अच्छा कर्म करोगी तो अच्छा आगे जाके जन्म मिलेगा, और अगर ख़राब कर्म करोगे तो बन जाओगे कुछ कुत्ता सुअर या वगैरह। तो जब कुंडली से में ये पहले ही निर्धारित है कि हम क्या बनने वाले हैं, तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है कि हम आज कुछ भी करें? दो चीज़ें एक साथ चलती हैं, एक क्रियमाण कर्म, एक प्रारब्ध। ठीक है, मैंने कहा क्रियमाण वो फ्री विल है जो आपके पास है, जिस पर खड़े होकर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। पुरुषार्थ बड़ी चीज़ होती है मनुष्य के पास। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि स्त्रियों में शील मैं हूँ और पुरुषों में पुरुषार्थ मैं हूँ। ये बड़ी बात है और ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसलिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं। जब उन्होंने ये कहा है पुरुषार्थ मैं हूँ, तो सोचो जरा, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भाग्यवादी होना अच्छा है कि कर्मवादी होना अच्छा है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, समझ में फेर है। बाबा तुलसी ने एक जगह लिखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। एक जगह लिखते हैं, जब जैसी भवतब्यता तैसी मिले सहाय, आप न जाहे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। अरे वशिष्ठ जैसे लोग रो रहे हैं कि भाई भावी बहुत प्रबल। वहाँ पर भावी यानी प्री डिटर्मिनेशन थ्योरी को माना है, और कहीं कहीं कर्म की थ्योरी को माना है। देखो वैसे तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत साधारण शब्दों में अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ तो तीन तरह की थ्योरीज हैं सारी दुनिया में। एक है डिटर्मिनेशन थ्योरी, जो कुछ होता है सब पहले से डिटर्मिनेंट है। एक है फ्री विल वाली थ्योरी कि हम डिटर्मिनेशन ऐसे ही जैसे एक रेलगाड़ी का जो ड्राइवर होता है ना, उसके हाथ में कुछ नहीं होता किस प्लेटफार्म पर जाएगी, वो सिग्नल वहीं से तय होता है। यहाँ तक कि स्पीड भी उसको बता दी जाती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो उसको भ्रम तो ये होता है कि वही चला रहा है, लेकिन चला उसको कोई दूसरा आदमी रहा है, उसका डायरेक्शन कोई दूसरा दे रहा है, वो किधर जाएगा उसके हाथ में नहीं। फ्री विल वाला एक प्राइवेट कार जैसे आप चलाती हो तो आप दाहिने जाओ बाएं जाओ किसी भी स्पीड में जाओ, ये कर्मवादी थ्योरी है, वो डिटर्मिनेशन थ्योरी है। एक समन्वयवादी थ्योरी है, चार आदमी बैठ के ताश खेलते हैं। अब इसमें तो आपका कोई बस नहीं कि आपके पास कितनी ट्रम्प आती है, अच्छे पत्ते आते हैं, लेकिन एक आदमी है जिसके पास 52 पत्तों का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, तो वो हो सकता है आपको अपने उस कैलकुलेशन के बिना पर आपके पास अच्छे पत्ते हो तो भी आपको हरा दे, यानी उसके अंदर गणित की प्रतिभा बहुत है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि भाई ये हो गया आपका प्रारब्ध कि आपके पास कैसे पत्ते आए, लेकिन आप उसे कैसे खेलें ये आपका क्रियमाण कर्म हो गया। भारतीय ये
1980 के बाद ये विचारधारा सारी दुनिया ने मानने लगी। भारतीय चेतना या भारतीय मूल चिंतन धारा ये कहती है कि इस व्यक्ति के पास जो 52 पत्ते का बड़ा अच्छा ज्ञान है, इसका जो गणित अच्छा है, ये भी इसका नहीं, ये इसका प्रारब्ध है। अब साइंटिफिक तरीके से देखें तो हो सकता है उसका बाबा, उसका नाना गणित का टीचर रहा हो, वहाँ से ये आया हो। वैज्ञानिक कहते हैं वो पीछे से आता है, हेरिडिटी से आता है। उसको हम कुंडली में भी देखते हैं, क्योंकि अगर कुंडली में नहीं देखते तो कैसे बताया जा सकता है कि आदमी गणित में होशियार होगा, इस आदमी की मेमोरी अच्छी होगी। देखो, कुंडली के बारे में हमेशा ध्यान रखना, जो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है उसके बारे में ज्योतिष 100% सही बताता है। 99 नहीं, 100। एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ क्या है? आपको दाम्पत्य सुख कितना है, आपको संतान सुख कितना है, आपको माता पिता का सुख कितना है, आपको भाई बंधु का सुख कितना है, कब कब स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कब खराब हो सकता है, ये एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है। ज्योतिष के ग्रंथों में इसके सिद्धांत भरे पड़े हैं। और सिद्धस्य अंतः इति सिद्धांतः, ये कहा जाता है जो अंत में सिद्ध हो वही सिद्धांत होता है। कुछ सेमी एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे 10 कुंडली हैं, आप मुझसे कहिए कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, इन 10 कुंडली में मुझे ये बताइए कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा। ज्योतिष ग्रंथों में इसके सिद्धांत नहीं। दुर्भाग्य से इसी तरह के प्रश्न लिए घूम रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि आप डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे। आपको दाम्पत्य सुख कितना है, संतान का सुख जो जिसे हम सुख कंटेंट कहते हैं, वो टोटल हर कुंडली में निश्चित होता है। कोई डॉक्टर बन के भी बहुत दुखी रह सकता है और कोई इंजीनियर बन के भी बहुत सुखी रह सकता है, वो उसकी चॉइस है। प्रोफेशन बड़ी बात नहीं है, सुख बड़ी बात है। तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ के बारे में 100% सही बताती है। सेमी एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ के बारे में उसके पास पहले से सिद्धांत नहीं है। अब रिसर्चेस हो रही हैं, क्योंकि उस समय जिस समय ज्योतिष के ग्रंथ लिखे गए थे, इस तरह के प्रोफेशन का बाइफर्केशन भी नहीं था। अरे अब तो आप किसी को कहो कि भाई डॉक्टर बनेगा, फिर कहेगा क्या बनेगा सर, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का युग है। फिर कहेंगे भाई सर्जन बनेगा, अच्छा सर्जन बनेगा तो कहाँ का बनेगा। फिर आपने देखा केतु के साथ ये बैठा है तो भाई आँख का सर्जन बनेगा, अच्छा आँख में भी रेटिना का बनेगा कि कार्निया का बनेगा। तो वो स्पेशलाइजेशन का युग है, क्योंकि इसके सिद्धांत ही वहाँ नहीं है और 80% सवाल इसी के आते हैं। आजकल कैरियर गाइडेंस का बड़ा युग आ गया है, वो भी बड़ा प्रोफेशनल। देखो, विद्या जो है, जो भी वैदिक विद्या है, उसमें प्रोफेशनल वो कोई आदमी हो जाए, लेकिन अगर एथिक्स उसका ठीक है तो मैं समझता हूँ ठीक है। जैसे मैं कभी भी अगर किसी की कुंडली देखकर जवाब देता हूँ तो वो जवाब यही देता हूँ कि इसका एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ क्या है और उसके सिद्धांत हैं। कुछ ये तो मैंने सेमी एसेंशियल बता दिया, ये डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। कुछ ऐसे भी बेवकूफ़ियाँ अधिकतर चल रही हैं समाज में कि नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ के बारे में सवाल होते हैं। जैसे आप मुझसे पूछो कि मैं अभी नीचे जाऊंगी, दाएं मुड़ूंगी या बाएं मुड़ूंगी, तो ये आपकी फ्री विल है। आप दाएं मुड़ो, आप बाएं मुड़ो, आप सीधे चली जाओ, इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई संबंध नहीं। चक्कर ये है, यह समस्या ये है कि लोगों की समझ उतनी गहरी नहीं है। दुर्भाग्य से जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव था ना, उसने सब कुछ घाल-मेल कर दिया है, इसलिए उस तरीके से लोग समझ नहीं पाए हैं। अच्छा है कि इस तरह के आपके जैसे कार्यक्रम लोगों को थोड़ा जागृति देंगे, थोड़ी समझ आएगी। एक सवाल ये भी आया था कि जैसे लोग बोलते हैं कि अंगूठियां पहन लेने से कुछ नहीं होता है। आप किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखाने जाते हैं तो वो आपको कई समस्या बता देता है और फिर वो उसका उपाय भी बताते हैं, और फिर हम उन अंगूठियों को कि इस उंगली में नीलम पहन लो, अरे गुस्सा ज़्यादा आता है तो चलो मोती पहन लो। तो क्या इनसे ये वाकई उपाय हैं या सिर्फ हमारे भ्रांति ये उपाय हैं और ये वैदिक उपाय भी हैं, क्योंकि उसका जिक्र है पुस्तकों में। दुर्भाग्य ये है कि नग बेचने के चक्कर में लोग नग पहना दे रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं तो गलत है, वैसे उसका फ़ायदा भी होता है। बस उसमें मेरा थोड़ा सा एडिशन ये मैं करूँगा कि 2 तरह के स्टोन अलग होता है, जेम अलग होता है। लोग इसका अंतर नहीं जानते।
जेम जो है अलाइव होता है, जो रत्न होता है उसमें प्राण होते हैं, इसीलिए तो वो रत्न है। और रत्न वही होता है जो बहुमूल्य होता है। तो ये तो मैंने देखा है कि रत्नों का प्रभाव होता है। जो स्टोन होते हैं वो सेकंड ग्रेड के होते हैं, उनका भी प्रभाव होता है, लेकिन अगर उसकी डायग्नोसिस सही की गई हो। अच्छा, कुंडली देखते ही अगर कोई ये कह दे कि शनि की 7.5 है आपकी, तो इस इंसान के तो दिन का चैन, रात की नींद सब उड़ जाती है। तो क्या शनि को हम हमेशा एक विलेन के तौर पे क्यों देखते हैं? ना समझिए है, शनि जो है वो सबसे अच्छा ग्रह है। लोग 7.5 से परेशान होते हैं। 7.5 को पाराशर जी ने लिखा है दीर्घ कल्याणी, और ढैया को लिखा है लघु कल्याणी। अब कल्याण शब्द का अर्थ क्या होता है? शिव को कल्याण का देवता कहते हैं। आपको पता है, जब किसी बहुत श्रेष्ठ संत किसी को आशीर्वाद देता था या देते हैं, तो ये कहते हैं जाओ कल्याण हो। करपात्री जी अक्सर कहते थे बच्चा कल्याण हो। देवरा बाबा भी अक्सर कहते थे बच्चा कल्याण हो। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा, कल्याण शब्द का अर्थ मैं पॉजिटिव मानता रहा। कल्याण का मतलब सब अच्छा हो गया, नहीं, ये मतलब नहीं होता। शब्द भी जो संस्कृत के शब्द हैं ये बड़े अर्थपूर्ण हैं। आपको शब्द के प्राण में घुस के पता करना पड़ेगा तुम्हारा अर्थ क्या है। तो कल्याण शब्द का अर्थ मालूम है क्या होता है? जो तुम्हारे लिए उचित हो वो हो। इसीलिए शिव कल्याण के देवता है। तो लघु कल्याणी क्यों कहा उसको, ढैया को? और दीर्घ कल्याणी 7.5 को पाराशर जी ने कहा ये 7.5 मतलब तो दीर्घ कल्याणी है, देर तक कल्याण करेगी। शनि न्याय के देवता है। मान लीजिए किसी की 7.5 40 वर्ष में शुरू हुई, तो पिछले 10 वर्षों के कर्मों का ऑडिट शनि करेगा। शनि कर्म का भी स्वामी है और कर्म के फल का भी स्वामी है। ज्योतिष में 10 और 11 भाव का स्वामी होता है। तो यानी कर्म का भी स्वामी है, कर्म का फल का भी स्वामी है। तो शनि आपके कर्मों का ऑडिट करता है 7.5 में। पिछले 30 वर्षों में अगर आपने किसी का अपमान किया है तो ये निश्चित है आपका अपमान होगा। आपने किसी का धन हरण किया है तो भी ये निश्चित है कि आपका धन हरण होगा। आपने किसी को धोखा दिया है तो भी ये निश्चित है कि आपको धोखा मिलेगा। तो ये ऑडिट करने के लिए 7.5 आती है। अब मुझे कोई ये समझाए कि ये खराब कहाँ से है। हम जो हमारे अनुकूल नहीं बैठता उसको नकारात्मक बोलते हैं, जो अनुकूल बैठता है उसको सकारात्मक बोलते हैं। और ये मैन टू मैन डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है। एक व्यक्ति के लिए 7.5 बहुत अच्छी भी हो सकती है और एक व्यक्ति के लिए खराब भी हो सकती है। शनि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है इस सौरमंडल का, सबसे अच्छा दिखने वाला और सबसे दूर भी है और सबसे धीमा चलता है। इसीलिए उसको शनैश्चरः बोलते हैं, जो शनैः चलता हो। तो शनि का तो 2.5 साल में एक राशि बदलते हैं। अब अभी मीन में शनि आए हैं तो आप देखिए उन्होंने आते ही सारी दुनिया में अपना रूप दिखाना शुरू किया है। तो कुल मिलाकर शनि के लिए लोगों को ये सोचना चाहिए, जैसे एक जज है। अब किसी का बाप जज हो जाए और लड़का किसी केस में फंसा हो, तो अब शनि ऐसा है कि भाई वो सज़ा कर देगा। वो उसमें थोड़ी सी निष्ठुरता होती है अपने कर्म के पालन में, और वो अच्छी बात है। एक व्यक्ति कहेगा बहुत अच्छी बात है, एक व्यक्ति कहेगा नहीं। तो इसीलिए शनि बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। उनकी कृपा करुणा बड़ी जल्दी मिल जाती है। लोग जो शनि का उपाय करते हैं और शनि के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट करते हैं। देखो एक बात और मैं बहुत ज़रूरी बता दूं, जो हम ग्रहों के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, लोग ऐसे बोलते हैं राहु आया शनि गया, तो ये प्रोनाउंसिएशन बताता है कि इनका राहु शनि चाहे कुंडली में अच्छा भी हो लेकिन अच्छा फल तो नहीं देने वाला है। क्योंकि जब आप अपने, ये सब देवता हैं जो हमें कुछ देते हैं, वो देवता बोला जाता है उनको। तो इन देवताओं के प्रति अच्छा भाव रखना
ये सबसे अनिवार्य शर्त है उनसे अच्छे फल लेने की। ये बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे एक बड़ी कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए रेगुलर ऑडिट बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से हाँ, आपकी very लाइफ good, को very अच्छे से चलाने के लिए भी ठीक है, बहुत ये जरूरी। 7.5 क्योंकि ज़रूरी पिछले है। साल का सारा वो ऑडिट क्लियर करके आगे बढ़ा देता है। तो तभी अच्छा उन्हें है, कर्म फल देता सारी है। एंट्रियां ठीक कर जी। देता है, एडजस्ट हो जाते हैं। आपने अभी राहु केतु का जिक्र किया था, तो जैसा कि अभी आपने इसका जवाब दे ही दिया है कि हमें इन देवताओं को बोलना भी बड़े अच्छे भाव से चाहिए ताकि कोई कहीं नाराज़ ना हो जाए। राहु केतु के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि इनके तो राहु केतु लग गए हैं, तभी इनका सब बनता बनाया काम भी बिगड़ा जा रहा है। तो उन्हें इस तरीके से क्यों समझा जाता है? देखिए, सही बात तो यह है कि राहु सबसे पावरफुल प्लेनेट है। इसके एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ राहु एक तरफ केतु है। दोनों का स्वभाव अपने से बिल्कुल उल्टा है। राहु हेड है, केतु टेल है, उसके अपने अपने स्पेसिफिकेशन है। राहु सबसे, जितने भी राजयोग, पॉलिटिकल राजयोग हैं, सब राहु से बनते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि राहु हमेशा सबके लिए नेगेटिव करते हैं। हाँ, आकस्मिकता से भरे होते हैं। राहु किसी को देते हैं तो आकस्मिक रूप से देते हैं, किसी से कुछ छीनते हैं तो आकस्मिक रूप से छीनते हैं। राहु अगर लग्न में होता है तो आदमी प्रदर्शनकारी होता है, उसको जरा सी भी बात होगी बहुत बड़ा करके बताएगा। वो हमेशा हर बात में एक मैग्नाफाइंग ग्लास ये रहता है। केतु अगर हो जाए तो फिर वो छुपाता है, फिर वो अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, वो अपने शब्दों में भी अभिव्यक्त नहीं हो पाता और उसकी पर्सनालिटी भी पूरी तरीके से अभिव्यक्त नहीं हो पाती, कुछ थेफ्ट टेंडेंसी होती है। लेकिन राहु अगर लग्न में होता है तो बहुत अच्छा होता है और समाज में बहुत अच्छा स्थान दिलाने का कारक भी राहु है। जो लोग भी प्रसिद्धि जिन्होंने पाई है कम समय में, उनका सबका कुंडली में राहु अच्छा मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों ने भी बहुत अच्छी रिसर्च की है, उनका सबका कुंडली में केतु बहुत अच्छा मिलेगा। तो केतु अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट होता है। राहु बहिर्मुखी होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है। उसके बहुत कई कारकत्व हैं जो जीवन को हर तरह से हर स्टेज में प्रभावित करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि 40 साल के बाद जिन लोगों की बहुत तेज़ी से प्रगति हुई है, उनकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा है। 48 साल के बाद जिनकी प्रगति हुई है, उनका केतु बहुत अच्छा है। तो ये तो मैं व्यवहारिक रूप से देखता रहता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है राहु केतु सबसे पावरफुल और सबसे श्रेष्ठ ग्रह हैं। क्यों? अब सूर्य सब ग्रहों का राजा है, लेकिन सूर्य को भी जो ग्रहण लगा दे तो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हुए ना। इसलिए राहु में दैत्यों की पूरी कैपेसिटी है और देवताओं की भी है। अब वो अमृत पी चुके हैं। अगर आप उनकी पूरी कहानी राहु की पढ़ें तो राहु के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत समय लगेगा उन कहानियों को बताने में। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि दिवाली के समय पर हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, कुबेर की पोटली बनाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें रखकर, धनिया और कमलगट्टा और चांदी का सिक्का, और फिर हम उसे अपनी तिजोरी में रख लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हमारे ऊपर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या ऐसा सब करने से वाकई लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और हमारे यहाँ पर धन की बारिश होने लगती है? बिल्कुल, किसी भी चीज़ को ऐसा करने से जो हमारा विश्वास अगर है तो उसमें इजाफा ज़रूर होता है। अगर विश्वास है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन धारणा अगर है तो निश्चित रूप से इजाफा होता है। ये वो बातें नहीं हैं जो आप मैकेनिकल कर लें और आपको फ़ायदा हो जाए। इनके साथ अगर आपका भाव जुड़ा है तो वो धनिया भी लक्ष्मी का रूप हो जाएगी। विश्वास ही नहीं, धारणा अगर है। अब धारणा शब्द को समझना भी थोड़ा मुश्किल है। धारणा का मतलब ये है कि आपके शरीर का एक एक स्नायु ये मानता है कि ये धनिया से लक्ष्मी बढ़ेगी। ठीक है, वो दूसरी बात है और ये भी बड़ी वैज्ञानिक बात है। लेकिन केवल एक रिचुअल्स की तरह इसको मान लेने से बढ़ेगी ऐसा मैं नहीं सोचता। लेकिन उसमें विश्वास और धारणा संयुक्त है तो निश्चित रूप से बढ़ेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। अब मूल बात प्रारब्ध की होती है। अगर आपके प्रारब्ध में है, मैंने देखा है कुछ लोग तो पूजन भी नहीं करते। अब हर आदमी, ये तो सनातनी लोग पूजन करते हैं, उसमें भी 10-20% लोग नहीं भी करते होंगे। और धर्म के लोग भी बड़े धनाढ्य हैं, तो वो तो धनिया नहीं रखते।
इसका कारण खोजना चाहिए क्या है। उसका कारण प्रारब्ध है और पुरुषार्थ। मैंने अभी पुरुषार्थ की बात करी। प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो आदमी जो लक्ष्मी को पुरुषार्थ से पाना चाहता है, आज नहीं कल, प्रारब्ध में कम होगी तो कम ही मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। जो केवल इन भाग्य के भरोसे बैठा है तो उसमें संभावना बहुत कम है। तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध को क्या बदला जा सकता? अरे भाई, वही मैं कह रहा हूँ कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये दोनों चलती हुई चीज़ें हैं। इनको बदलना या इंटरचेंज करना, ये अपने आप इंटरचेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना, जो प्रबल पुरुषार्थ भी 3 तरह का होता है। नैष्टिक कर्म अलग है, क्रियमाण कर्म अलग है, और प्रारब्ध भी संचित अलग है और प्रारब्ध अलग है। किसी ने पिछले जन्म में बहुत साधना की है तो इस जन्म उसको बहुत कम पुरुषार्थ करना पड़ेगा और सफल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो साइकिल है ना। जब तक वो साइकिल आप नहीं समझोगे, केवल मैंने बताया, अगर आप इस दृष्टि से बात करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि जन्म से प्रारंभ है, मृत्यु से अंत है। ज्योतिष ये नहीं बताता। ज्योतिष की भूमिका में ही 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव जन्म है, अष्टम भाव मृत्यु है। ये 4 भाव जो हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भाव बचते हैं इसीलिए कि आगे क्या है। और उसमें गुरु और शनि दोनों इम्पॉर्टेंट, गुरु और शनि की राशियां आती हैं इसमें। तो गहरी बात यह है कि अगर आप सारे धर्म ग्रंथों का प्रारब्ध और कर्म इस पर निचोड़ देखें तो एक निचोड़ महत्वपूर्ण यह है कि धर्म और मोक्ष ये मनुष्य के हाथ में है। ठीक है, और अर्थ और काम ये प्रारब्ध के यानी परमात्मा के हाथ में है। यानी आप कितना धर्म करोगे, और आप अगर मोक्ष के अभिलाषी हो तो आप इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको कितना अर्थ मिलेगा और कितनी आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी, ये आपका प्रारब्ध बताएगा। क्रियमाण से आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, आगे बढ़ते हुए एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने थोड़ी देर पहले हॉरोस्कोप की बात करी थी, और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, उसकी एक रिसर्च रिपोर्ट अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हॉरोस्कोप एक बहुत जनरलाइज्ड तरीके से लिखा जाता है। तो हर व्यक्ति जो पढ़ रहा है उसको, उसे ये लगने लगता है कि ये मेरे लिए लिखा है, और वो अपने दिमाग में उसे सच मानने लगता है। लेकिन लिखने वाले ने हर हॉरोस्कोप को एक बहुत जनरल पर्सपेक्टिव से लिखा है। तो क्या ये सच है? नहीं, ये बात तो सच नहीं है। मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता। हॉरोस्कोप एक लैटिन टर्म है, हॉरोस्कोपिया। मैं देखता हूँ उगते हुए नक्षत्रों को, उसका ये अर्थ होता है। अब अमेरिका के किस रिसर्च की आप बात कर रहे हैं, वो ऐसा होता है कि ना कुछ चीज़ें जनरल पिक कर ली जाती हैं। सूर्य यहाँ हो तो ये होगा, मंगल यहाँ हो तो ये होगा। वो स्टैटिक है अगर सूर्य वहाँ पर, लेकिन वो तो एक क्षण का फोटोग्राफ है। अगले ही क्षण सूर्य वहाँ पे नहीं था। सूर्य तो चल रहे हैं, यानी पृथ्वी चल रही है, तो सीन तो बदल गया अगले ही क्षण। जब जन्म हुआ, जो फोटोग्राफ लिया गया वो आपका हॉरोस्कोप हो गया, लेकिन अगले क्षण वो स्थिति बदल गई, क्योंकि सब कुछ रोटेशनल है। तो इतना आसान नहीं है कि वो जो उन्होंने कहा है वो इसलिए कहा, जैसे भृगु संहिता जो आजकल छपी हुई आती है, असली तो उपलब्ध बहुत कम है, तो उसमें ऐसे लिखा होता है कि सूर्य यहाँ है तो ये इसका स्वभाव होगा। तो ज़रूरी नहीं कि वो स्वभाव सबका हो सकता है उस सूर्य के आगे चंद्रमा बैठा हो किसी की कुंडली में। ठीक है, और पूर्णमासी का सूर्य और चंद्रमा आमने सामने हो, पूर्णमासी का जन्म हो तो सूर्य भी इफेक्टिव हो जाता है चंद्रमा से। वैसे अमावस के दिन सूर्य ही इफेक्टिव रहता है, चंद्रमा नहीं रहता। तो उसके कई ऐसी चीज़ें हैं कि सबको एक साथ देखो। कुंडली जो है विज्ञान एनालिटिकल होता है, विश्लेषणवादी होता है, और जो एस्ट्रोलॉजी है ये संश्लेषित करती है, इस सारी चीज़ों को जोड़ कर देखती है, एमर्ज करके देखती है, सारे घटक एक साथ उनका क्या रिजल्ट आएगा। ऐसे ही कई तरह का पानी अगर रखा एक जग में मिला दिया जाए तो क्या कलर बनेगा, ये हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के, ये भी वैज्ञानिक रिसर्च है, टिश्यूज अलग अलग होते हैं। जुड़वा बच्चों पर जैसे आप देख सकते हो इसको, जो एक ही अंडज के जुड़वा होते हैं, अगर एक की मृत्यु हो गई 3 महीने के अंदर उसकी दूसरे की मृत्यु हो जाएगी, तो सटीक डाटा उपलब्ध है।
और दो अंडज के जुड़वा बिल्कुल अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनका समय भी अलग अलग होता है। रावण ने केवल रावण संहिता में ये तो जो जिसको हम जन्म मानते हैं वो एक्सपोजर है, एक्चुअली वो जन्म नहीं है, लेकिन हमारे पास वही सुविधा है मानने की, उसी का इतना प्रभाव होता है। जन्म जिस समय हो रहा होता है तो ऐसे समझ लो कि एक गीली ज़मीन पर हाथी के पाँव के जो चिन्ह बन जाते हैं वो उसके जीवन भर कभी मिटते नहीं। तो जिस समय जन्म हो रहा होता है तो उस एक्सपोजर के टाइम जो ग्रह स्थिति होती है वो स्थिति इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि वो पीछे से आगे तक पीछा नहीं छोड़ती, और वो डिटरमिन्ड होती है प्रारब्ध से। कौन जीव किस समय जन्म लेगा ये भी प्रारब्ध होता है। बड़ी खूबसूरत बात है। तो इस हिसाब से तो जो हम लोग हर हफ्ते का या अपना डेली हॉरोस्कोप जो अखबारों में निकलता है और हम पढ़ के सोचने लगते हैं कि अरे हमारी राशि में इस हफ्ते ये निकला है तो हमें ये काम नहीं करना है या ये करना है। देखिए 20% लोगों को भी अगर उससे संतोष मिल जाए, क्योंकि क्या होता है मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, उसका मनोविज्ञान ऐसा है कि अब उसकी रीडरशिप हो गई है, तो अखबारों को चैनलों को ये मजबूरी है कि उनको दिखाना है, बताना है। कोई ऐसा विज्ञान ज्योतिष के सिद्धांतों में नहीं है कि सारे दुनिया की जनसंख्या जो है उसको 12 भागों में विभाजित करके एक आदमी को इस राशि के व्यक्ति के साथ ये होगा ऐसा प्रेडिक्ट किया जा सके, ये असंभव है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि हम अपना सच्चा सुख ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में, क्या वो कुंडली के थ्रू मिल रहा है? क्या हमें कुंडली में वो दिख सकता है? हाँ, दिख सकता है, मिल रहा है, बिल्कुल दिख सकता है। देखो ऐसा है कि चलो छोटी सी बात, अगर किसी कुंडली में कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं है तो उसकी लाइफ स्मूथ होगी, उसको स्ट्रगल कम करना पड़ेगा। ये तो बड़ा जनरलाइज है, हालांकि अब कितना कम करना पड़ेगा, हो सकता है बिल्कुल ही ना करना पड़े, ये जनरलाइज बात है, लेकिन ये देखा गया है। तो ये तो मैंने बताया एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ सेमी एसेंशियल आया तो अब सेमी एसेंशियल में क्या होता है कि मेरे स्टूडेंट है, कहते हैं नहीं सर हमारा तो बात ये सही है, ये सही है, वो 50% सही होती है, वो 50% कोई प्रेडिक्शन नहीं होता। फिर वो ज्योतिष की बात ना करे तो सिक्का उछाले, हेड टेल करके भी देख ले, 51 और 49 बार आता है, आपने मैंने प्रयोग करके देखा है। हेड टेल करते जाइए 100 बार, 51, 52, 48, 49 ऐसे ही आता है, तो फिर वो प्रेडिक्शन नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अब वो समय आ गया है कि ज्योतिष के जो गूढ़ सिद्धांत हैं, जो वास्तविक शास्त्रीय मूल्य मान्यताएं मर्यादाएं हैं, उनके अनुसार अगर एस्ट्रोलॉजर काम करने लगे तो मुझे लगता है कि वो अपने लिए, उसके आत्मा के लिए, उसके भविष्य के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी अच्छा है। लोगों का मानना है कि थर्सडे है तो पीला पहन लो और सैटरडे है तो काला पहन लो तो आपके लिए शुभ होगा। आपका क्या मानना है इस पर? क्या रंगों का प्रभाव? बिल्कुल प्रभाव होता है, रंगों का प्रभाव होता है। हर व्यक्ति के लिए एक रंग, उसका जो आइडियल कलर होता है, जो उसको सपोर्ट करता है हमेशा, वो भी होता है। और रंगों का प्रभाव जैसे मैंने आपसे कहा, रंग में डायमेंशन है, रंग में स्पीड है, रंग में वेट है। आपको उदाहरण दिया मैंने कि 2 हाथों में एक काली गेंद रखो, एक सफ़ेद रखो, तो काली वाली, उसका मतलब साइकोलॉजिकल वेट होता है, जबकि उनका वेट बराबर है लेकिन आपको महसूस होता है। तो ये निश्चित है कि रंगों का, अब तो कलर थेरेपी डेवलप हो गई। हरी बोतल में सूर्य रश्मियों के सामने रख दीजिए हरी बोतल, तो उसमें जो पानी का जो गुण धर्म है वो दूसरा होगा, लाल बोतल में दूसरा होगा। लोग इससे इलाज कर रहे हैं और वो वैज्ञानिक रूप से प्रूवन है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। नमस्कार। और आपके भी अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेज दीजिए। और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। 21st सेंचुरी लाइव के नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलें।